नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है आपका 4 PM न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, भारत की राजनीति में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जहां से आशा की किरणें निकलती हुई नजर आती हैं। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, हर चुनाव अपने साथ एक नई खुशबू लेके आता है। चुनाव पश्चिम दिशा के राज्यों के हों, पूर्व में हों, उत्तर पूर्व में हों, दक्षिण में हों, मध्य भारत में हों, हर जगह से कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का जो उत्सव है उसकी खूबसूरती नजर आ जाती है। पर कहीं ना कहीं भारत की राजनीति के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जो हमेशा से एक प्रमुख भूमिका निभाते आए हैं। बिहार विशेष रूप से गरीब तो है, लेकिन पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा है। वहां पर जो जागृति है लोगों के अंदर, जो उनके झुकाव हैं, जातिवाद भी है, धर्म की राजनीति भी है, पिछड़ों की राजनीति है, अति पिछड़ों की राजनीति है। हर किस्म की राजनीति आपको बिहार में मिलेगी। वहां पर गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, दुकान दुकान आपको राजनीति पे चर्चाएं होती हुई जरूर मिलेगी। बिहार के अंदर नीतीश बाबू नीतीश बाबू के बिना बिहार फिलहाल तो बनता हुआ नजर आता नहीं है। हालांकि पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू अपनी जमीन गंवा रहे हैं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के हाथों। उनके कई रूप देखे। पहले वो आरजेडी के साथ थे, फिर वो क्या कहते हैं कि बीजेपी के साथ रहे, फिर वापस गए। तो कई बार आगे पीछे होके अब आखिरकार आज की स्थिति में उन्होंने नाता तोड़ा हुआ है बीजेपी से। खफा भी चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया और कैसे भी करके नीतीश बाबू की जो जमीन है वो बिहार के अंदर समाप्त कर दी जाए। अब बीजेपी को एक बात बहुत अच्छे ढंग से पता थी कि अगर बिहार में राज करना है तो नीतीश बाबू के बिना वो संभव ही नहीं है। लेकिन अब शायद भारतीय जनता पार्टी अपने उस कोकून से बाहर आ रही है, जहां पर उसे अब ये लगना शुरू हो गया कि वक्त आ गया है कि अब अपने सहारे ही सारी नैया चलाई जाए। अब किसी का सहारा ना लिया जाए, विशेष रूप से बिहार के अंदर। इस बात को नीतीश बाबू भी अच्छे ढंग से पहचान रहे हैं। लेकिन खास तौर से कुर्नी में जो हार हुई है अभी, उसने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाए हो कि क्या नीतीश बाबू अपनी बिखरती हुई जमीन को वापस लाने में कामयाब होंगे? क्या उनके अंदर अभी भी उतनी शक्ति है जहां पर वो एक साथ आरजेडी के साथ या अन्य दलों के साथ मिलकर कोई ऐसा कुनबा जोड़ सके जो 2024 में मोदी जी को चुनौती दे पाए? यहां पर प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं। कोई ये कहे कि यूनानिमसली कोई नीतीश बाबू को अपना नेता चुन लेगा और ये कहेगा कि आप सबके सर्वमान्य सब दलों के नेता हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी संभव नहीं है और ना ही इतनी जल्दी संभव हो पाएगा। भारत में अलग अलग दल हैं, चाहे वो अखिलेश का समाजवादी पार्टी हो या फिर अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हो। इसके अलावा साउथ में केसीआर हैं, स्टालिन हैं, उद्धव का शिवसेना है। महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल हैं, लेकिन कांग्रेस की भूमिका अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप हाशिए पर नहीं डाल सकते। भले ही कमजोर है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पर कहीं ना कहीं अगर विपक्ष को एक साथ आकर लड़ना है तो बिना कांग्रेस के वो लड़ाई अधूरी नजर आएगी। बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में, वो तो हुई ना हुई एक बराबर है। ऑलमोस्ट इट्स ए फिनिश्ड फ्रंट है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी जीवित भी रह पाएगी। एक तरह से कहा जाए तो अपने लाइफ के फैग एंड पर आ चुकी है। लेकिन नीतीश बाबू चलते हैं वापस, तो अब वो कहते हैं कि हम थर्ड फ्रंट नहीं बनाएंगे, अब हम मेन फ्रंट बनाएंगे। जी हाँ, एक सभा के अंदर तो बात कर रहे थे और बात तो उन्होंने अच्छी कही कि 2024 में थर्ड नहीं मेन फ्रंट बनेगा। और फिर आगे कहते हैं कि बापू को नहीं मानने वाले किसी भी काम के नहीं है। ये लोग तो देश को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। लेकिन नीतीश बाबू को एक बात समझनी होगी कि उनका सामना नरेंद्र दामोदर दास मोदी से है।
सिर्फ बातों से बात नहीं बन पाएगी, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरेगा, सिर्फ बातें करके आप नरेंद्र मोदी की जो संगठन क्षमता है या उनकी जो मैजिकल या मर्क्यूरियल पावर है, आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे और किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। इस बात को नीतीश बाबू समझते भी हैं और जानते भी हैं। अब उन्होंने एक सभा में कह तो दिया कि अब की बार जो बनेगा वो मेन फ्रंट होगा और अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एकजुट कहां से हो जाएंगी। अब आप गुजरात के चुनाव देखिए तो आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है और आम आदमी पार्टी तो किसी भी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। ये बात तो बिल्कुल आउट एंड आउट स्टम ओपन है कि आम आदमी पार्टी अपना रास्ता लेके अखिल भारतीय पार्टी होने के नाते अब अपने रास्ते पे चल रही है। अब उसमें कांग्रेस को नुकसान हो या किसी और को नुकसान हो, उसे उनकी चिंता नहीं है। उनकी चिंता ये है कि आम आदमी पार्टी को भारत में अपने पर फैलाने में कैसे मदद की जाए। अब श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में उनका जो एक सत्र चल रहा था, तो उनका कहना है कि अगर पार्टियां एकजुट हो जाएंगी तो 2024 में हम भारी बहुमत से विजय हो जाएंगे। अगर अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, अब यही तो यक्ष प्रश्न है कि एकजुट होंगी कहां से। अब तक तो हुई नहीं। हर जगह विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आता है। टीएमसी अपनी जगह चलती है, बीजेडी जो नवीन पटनायक की अपना रास्ता लेके चलती है, जगन बाबू अपना रास्ता लेके चलते हैं। इसके अलावा तेलंगाना के केसीआर है, वो अपना रास्ता लेकर चलते हैं। स्टालिन का अपना रास्ता है, विजयन का केरला में अपना रास्ता है। तो हर जगह तो लोग अपने रास्ते लेके चल रहे, तो एक साथ कोई कहां से आएगा, ये सवाल पैदा होता है। अब ठीक है, उन्होंने मोदी सरकार पर नीतीश बाबू ने जमकर निशाना तो साध लिया, लेकिन निशाना साधने से होता क्या है। जमीन पर आपका संगठन कितना मजबूत है, आपका मैजिकल टच कितना है, वो भी तो देखना पड़ेगा। हालांकि ललन सिंह का कहना यह था कि जो जेडीयू चीफ है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के चुनाव के बाद हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेंगे। चलिए, उससे हो क्या जाएगा, अगर दर्जा मिल भी गया सपोज करो तो हो क्या जाएगा। लेकिन हाँ, बापू के बारे में जरूर वो थोड़ा बहुत याद कर रहे थे नीतीश बाबू की बापू को नहीं मानने वाले किसी काम के नहीं है। ये लोग देश को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। बर्बाद कर चुके हैं नीतीश बाबू, छोड़ेंगे क्या। आगे कहते हैं नीतीश बाबू की जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, वो लोग आजकल नया नया नाम दे रहे हैं। ये बात तो सही है कि आरएसएस बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है आजादी की लड़ाई से, वो तो अंग्रेजों के साथ थे देखा जाए तो। और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले आज खराब हो गए और जो अंग्रेजों के साथ थे वो अच्छे हो गए हैं। वहीं जिन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी वे अच्छे हो गए। अब राष्ट्रपिता को शराब के मामले में भी याद करवाया गया वहां पर और कहा कि शराब पैसा ही नहीं छीनता, बुद्धि भी हर लेता है, शराब पीने वाला हैवान हो जाता है। हम तो उसी रास्ते पर चलते हुए उसकी बात को जन जन तक पहुंचाते हैं और हर पार्टी में हर जाति धर्म समुदाय के लोग आपको मिलेंगे। बात तो सही है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ देश में इस समय गांधी जी से ज्यादा गोडसे को मानने वाले पैदा हो गए हैं और वो उनका महिमा मंडन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और उनकी स्तुति गान करते हैं। तो ये तो बीजेपी आरएसएस के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिकली कि गांधी जी को ओपनली गालियां देते हैं, बल्कि उनकी फोटो लगा के उसके ऊपर गोलियां बरसाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। नीतीश बाबू बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं आजकल, पर कहीं ना कहीं जो जनसंख्या नियंत्रण है उस पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो अपने आप ही प्रजनन दर जो है वो कम हो जाएगी। सही बात है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना या उसके खिलाफ चलना, नीतीश बाबू ने काम तो किया है, हम ये तो नहीं कहेंगे काम नहीं किया है। सड़कें बनाई हैं, पुल पुलिया बना दिए हैं, बिहार में भी लोगों की आमदनी बढ़ी है। ये अलग बात है कि वहां पर जो विकास होना चाहिए था भारत के बाकी राज्यों की अपेक्षा वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर अपोजिशन को एक साथ लाना इस समय थोड़ा सा टेढ़ी खीर नजर आता है। नीतीश बाबू मैच्योर तो हैं, बुद्धिमान भी हैं और बहुत संयमित होकर बात भी करते हैं। उनके अंदर क्षमता भी है कि वो लोगों को एक साथ लेकर आ जाए। लेकिन क्या बहुत सारी पार्टियां एक छतरी के नीचे आने को तैयार हैं? क्या कांग्रेस ममता के साथ काम करने को तैयार है?
क्या कांग्रेस तेलंगाना के अंदर केसीआर के साथ काम करने को तैयार है? क्या कांग्रेस अपनी उन पुराने जो उनके साथी थे उनके साथ काम करने को तैयार है? तो उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि वो जो डिट्रैक्टर्स पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ काम करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की कल्चर भी उसके लिए जिम्मेदार है, हम उस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, अभी कांग्रेस को हिमाचल में विक्ट्री मिली है, आम आदमी पार्टी को विशेष रूप से दिल्ली में विक्ट्री मिली है, तो बधाई उनको। पर ये विक्ट्री इस किस्म की नहीं है जिसके द्वारा हम पूरे इंडिया के अंदर एक बड़ी विक्ट्री की कामना भी कर सकें। ये संभव नहीं है। एक बड़े गठबंधन की जरूरत तो होगी, हो सकता है महागठबंधन हो, जिसको कि अब वो मेन फ्रंट कह रहे हैं कि ये थर्ड फ्रंट नहीं होगा, अब जो बनेगा मेन फ्रंट होगा। लेकिन मेन फ्रंट के जो विरोधाभास हैं, जो पैराडाइम्स हैं, जो पैराडॉक्सेस हैं, उसको कौन रिसॉल्व करेगा? कौन आएगा आगे आके बातचीत का, संवाद का सिलसिला पर प्रारंभ करेगा? या सोनिया गांधी से या राहुल प्रियंका से बात करेगा, खड़गे से बात करेगा, ममता से, उद्धव से बात करेगा, और ना जाने कितने और नेता हैं जो कि जिसे आप कह सकते हैं कि उनके अपने अपने फिefdom हैं, उनसे कौन बात करेगा? तो स्थितियां जमीन पर उतनी आसान नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में किस ढंग से आप गठबंधन बनाएंगे, किस ढंग से आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, किस ढंग से आप समीकरण बनाएंगे, ये आसान नहीं है। बल्कि अभी जबकि मुश्किल से 1.5 साल बचा है आम चुनाव में 2024 के, स्थितियां और बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। मोदी जी का जो प्रभाव है मैं उसे कम होते हुए नहीं देख रहा हूं, और लोगों का अभी भी मोदी से मोह भंग नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर भी उनका वोट परसेंटेज 36% से 39% हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि लोगों का मोदी के प्रति मोह भंग हुआ है। अगर हिमाचल में उनके पास 43% वोट आए हैं हारने के बावजूद, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका मोह भंग हुआ है। तो ये स्थितियां जो हैं, और अभी कर्नाटक के चुनाव है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कुछ और राज्यों के चुनाव आ रहे हैं 2023 में, 8-9 राज्यों के चुनाव है बल्कि। तो ये एक किस्म से रास्ता बनाएंगे। अब इस रास्ते को बनाने में नीतीश बाबू कैसे सहयोग दे पाएंगे, कैसे लोगों को एक साथ लेके आएंगे, कैसे असेंबली इलेक्शंस के अंदर एक गठबंधन की शुरुआत कर पाएंगे, जिससे कि 2024 के लिए जो गठबंधन बनाना है वो वास्तविक रूप ले सके और वो उतना इफेक्टिव भी, असरदार भी हो सके। स्थितियां थोड़ी मुश्किल हैं, आसान नहीं है, इस बात को हमें मद्देनजर रखना होगा। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, कैसा प्रोग्राम लगा, और ये नीतीश बाबू तो चले अब मेन फ्रंट बनाने, इस बात के ऊपर कितनी आप यकीन करते हैं और कितना आप विश्वास करते हैं। और हाँ, न्यूज टाइम और 4 PM को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।